चलिए, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे जिसका नाम क्या है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, केमिकल स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर लिख लीजिएगा साथ में। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली एक क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। अगर कंटेनर क्लोज नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गैसियस पार्टिकल होंगे ना वो बेसिकली यहाँ से निकल जाएंगे, अगर ये क्लोज नहीं है, ओपन कंटेनर है तो। ठीक है। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, रिएक्शन के टाइम पे, जो जब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होगा। मेरी बात सुनिए, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो क्या मतलब, क्या समझ लेते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। और इक्विलिब्रियम जो होता है ना वो डायनेमिक इन नेचर होता है, पूरे टाइम चलता रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो बेसिकली हो क्या जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल, इक्वल नहीं, कांस्टेंट लिखेंगे सबसे पहले। इक्वल भी हो सकता है लेकिन सबसे पहला कंडीशन यही है कि ये कांस्टेंट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। अब देखिए यहाँ पे बात आती है इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में वही चीज लिखा हूं मैं जो अभी बता रहा हूं आपसे, कि डिफाइंड एज अ पॉइंट इन रिवर्सिबल रिएक्शन। चूंकि जब जो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट है उसे रिवर्सिबल कहेंगे कि नहीं, उसे रिवर्सिबल तो उसी रिएक्शन को कहते हैं ना जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए और प्रोडक्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में है। तो अ पॉइंट इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट मीन्स रिएक्शन से प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का रेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, या फिर लिख लिया तो बताइए आप। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स लिखवाया हूँ मैं आपसे। ठीक है, कि इट इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक और स्टैटिक जो है दो टर्म है आपके फिजिक्स में। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ होता है रेस्ट पे, और डायनेमिक का मतलब मोशन में। बिकॉज रिएक्शन जो होता है प्रोसीड विद सेम रेट, बेसिकली ये चलता रहता है इन बोथ डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का वो चेंज नहीं होता है, बेसिकली वो कांस्टेंट हो जाता है। और मास हो, मोल हो, इंटेंसिटी ऑफ कलर हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, ठीक है, ये भी चेंज नहीं होता आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अपने पास रिएक्टेंट होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट मिलता है। तो इनिशियली रिएक्टेंट होगा, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, मतलब इधर से टूट के प्रोडक्ट बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का रेट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं रेट इक्वल होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम अचीव करना कहते हैं। ठीक है, और वही बात करें हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, इधर से प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा और प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ग्राफ आता है। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अब देखिए यहाँ पे दो तीन बातें आती हैं। ठीक है, कौन से कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखिए। ये कहीं ये वीडियो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना, पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? सर आप रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना, तीनों ग्राफ दिख रहे हैं आपको? यस सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया पहला वो है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा, और प्रोडक्ट का जीरो होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्टेंट ये वाला जो ग्राफ है धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा आलिया, और टाइम के साथ ये प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दैट मींस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जा रहा है कि नहीं, और रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं? यस और नो?
यानी ये वाला ग्राफ सही है आपका किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो है वाई एक्सिस पे और टाइम जो है एक्स एक्सिस पे, तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ है और प्रोडक्ट कितना है, 0 है। टाइम के साथ ये डिक्रीज करता जाएगा और ये इंक्रीज करता जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या हो गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों बराबर हो गए कि नहीं, यस और नो। और साथ में ही अभी आपको दिखेगा साथ में ही दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट है और इक्वल भी है, तो ये भी सही है। इन द सेम वे रिएक्टेंट कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया और प्रोडक्ट भी कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, सही है। तो तीनों ग्राफ सही है। ठीक है, बस इसमें फर्क इतना है कि जितना इसमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है हमें, इसमें प्रोडक्ट इक्वल मिल रहा है, रिएक्टेंट के इक्वल एक तरीके से कह सकते हैं, रिएक्टेंट के इक्वल मिल रहा है, और इसमें प्रोडक्ट जो है कम मिल रहा है रिएक्टेंट से। बात समझ रही हैं आप? यस सर। आप देख सकती हैं, ग्राफ से देख सकती हैं, प्रोडक्ट जो है इतना ऊपर चला गया, ठीक है, रिएक्टेंट नीचे आ गया, तो प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिल रहा है। इसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, इसमें प्रोडक्ट इतने पे ही रह गया और रिएक्टेंट ज्यादा है। तो मतलब अगर हम डे टू डे लाइफ में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और वो क्या इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मतलब रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि ये हो, क्योंकि अपना प्रोडक्ट हम जनरली कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए होता है, तो ये वाला फेवरेबल होगा अपने लिए। हो गया। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ध्यान में रखिएगा। रेट के लिए मैंने बोला है कि दोनों का रेट इक्वल होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या बोला था, कांस्टेंट होना चाहिए, वो इक्वल भी हो सकता है, कांस्टेंट होना चाहिए बस, ठीक है। तो रेट वर्सेस टाइम में ये ग्राफ गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका प्रोडक्ट का हो गया जैसे सपोज, और ये रिएक्टेंट का हो गया, तो इसका रेट कुछ और दिखा रहा है, इसका रेट कुछ और दिखा रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे इधर वाले में आ जाएंगे, इसका रेट कुछ और दिखा रहा है, इसका रेट कुछ और दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आएंगे दोनों का रेट सेम हो गया कि नहीं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यस सर। सर लास्ट वाला नहीं समझ रही लास्ट वाला समझ नहीं आया, मतलब यही वाला ग्राफ में ना, सर, लास्ट वाला जिसमें टाइम, जिसमें ये यस सर। देखिए ये क्या है आपका, ये प्रोडक्ट रिएक्ट। वाला है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है। देखिए रेट वर्सेस टाइम में है, तो रेट में एक ही बात ध्यान में रखना है आपको कि रेट इक्वल होगा तभी आपका इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। यस सर। हम ये ग्राफ इक्विलिब्रियम के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने कि इसका जो रेट है यहाँ आ रहा है, अलग है कि नहीं इस वाले रेट से, यस सर। इक्वल यस। नहीं है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ नहीं है। जबकि इसमें देखेंगे दोनों के दोनों इक्वल हो गए, तो ये इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ है, ओके एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो रेट हमेशा ध्यान में रखिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट मींस इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया आपने, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाता है बेसिकली आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही आसान है। देखिए ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of each reacting species with raised to power which must be equal to its, जो पावर होता है वो बेसिकली उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। यहाँ पे एक मैंने रिएक्शन लिख दिया आपके लिए कि ए जो है वो बी से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ देखिए ए से बी में जाएगा, ए और बी कंबाइन होकर सी और डी बना रहा है कि नहीं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो क्या होगा, ए जो रिएक्टिंग स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करके लिखिए, और रिएक्टिंग स्पीसीज का स्टोइस्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, पावर में लिखेंगे। ये बात समझ में आया? रिपीट कर लीजिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीसीज टू द पावर समथिंग, और वो जो पावर होना चाहिए उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज ए इंटू बी, और कुछ होता सी और डी रिएक्टेंट वाला, वो लिख देते हैं, और उसके बाद ए का चेक करते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए तो पावर ए डाल देंगे, यहाँ पे बी है तो बी ले लिया। समझ में आया? यस सर। अब बैकवर्ड के लिए करेंगे तो बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड का मतलब इधर से इधर जा रहा है, यानी रिएक्टेंट अब ये हो गया और प्रोडक्ट ये हो गया, ऐसे सोच सकते हैं ना।
Yes, sir. बैकवर्ड का मतलब क्या हो, लेफ्ट टू राइट। Yes, तो sir. यहाँ रेट ऑफ बैकवर्ड में क्या आएगा, सी कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डी, और सी का कोएफिशिएंट क्या है, सी तो पावर में चला जाएगा, और डी का कोएफिशिएंट डी है तो पावर डी में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड में चलेंगे। यहाँ पे आपको देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मैंने एक के एफ ले लिया, ठीक है, फॉरवर्ड कांस्टेंट, इसको क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड कांस्टेंट, सिंपल, ठीक है। और ये ऐसे ही रह जाएगा, और इसको ले लिया मैंने बैकवर्ड कांस्टेंट, सो इजी। Yes, sir. अब देखिए यहाँ क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, राइट। Yes, sir. अब रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, के एफ इंटू ए, ये है तो इसको लिख दिया, और रेट ऑफ बैकवर्ड भी देख रहा होगा आपको, ये लिख दिया। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान है, कि के एफ अपॉन जो फॉरवर्ड कांस्टेंट होता है अपॉन बैकवर्ड कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, इसको हम उठा के इसके नीचे रख सकते हैं, Yes, sir. तो के एफ अपॉन के बी कर देंगे, और सिंपल इसे सॉल्व कर लिया। इसको हम क्या कर देंगे, इसके नीचे रख देंगे, तो ये बन गया। और के एफ अपॉन के बी को मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग, ठीक है, अभी कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बन गया कि पहले आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रखिए, और प्रोडक्ट में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जिस जिसका, उसको पावर में दे दीजिए। अगर 1 है तो 1 दे दीजिए, 2 है तो 2 दे दीजिए, 3 है तो 3 दे दीजिए, वट एवर इट इज गिवन। ये समझ में आया। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, Yes, sir. ये सब ले चुकी हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक होता है आपका केसी और दूसरा होता है आपका केपी होता है। क्या होता है, केपी। केसी जो होता है, जब गैस का कॉन्सेंट्रेशन या एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बेसिकली मोलारिटी में, कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखा हूं, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, वो किस में एक्सप्रेस्ड हो, मोल पर लीटर में हो, यानी मोलारिटी में हो। किस में हो, मोलारिटी में अगर एक्सप्रेस होगा तो के इक्विलिब्रियम को केसी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, केसी। इज दैट क्लियर। Yes, sir. अब देखिए केपी किसको कहते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ, व्हाट हैपेंड जस्ट, वेट अ मिनट, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी, जब इज इट इज विजिबल, Yes, sir. हाँ, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे गैसेज है, आपको पता है कि हम एक कंटेनर में गैस रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, अलग अलग गैस, तो वो जो गैस होंगे उनके पार्शियल प्रेशर होंगे कि नहीं, इंडिविजुअल प्रेशर देखे तो। ये बात समझ में आया कि नहीं। जैसे जस्ट सपोज एक कंटेनर है जिसमें ए और बी है, तो ए और बी अलग अलग है, ठीक है, ए अलग है, बी अलग है, इसी कंटेनर में दोनों प्रेजेंट है, तो ये जाके ए इधर प्रेशर लगाएगा पी ए, तो इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे, बी यही लगा रहा है पी बी, तो इसे क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इज दैट क्लियर। Yes, sir. तो जब कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस्ड हो तो उसे केपी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, केपी। इज दैट क्लियर। Yes, sir. अब देखिए थोड़ा सा रब करके मैं दोबारा इसको लिख लिख के समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में। क्लास क्यों मिस कर दिया आपने। एक दिन पता है आप लोगों का अल्टरनेट चल रहा है, एक दिन वो आती है एक दिन आप नहीं। चलिए Yes. इसका केसी निकालेंगे, तो केसी में हम सबसे पहले, केसी में हम मोलारिटी लिखते हैं, और मोलारिटी को ना जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। किस में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो केसी कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखना हो, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट साइड वाला लिखना है। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या है, PCl5, तो ऐसे PCl5 लिख दूंगा। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट PCl5 का बताइए जरा। Sir, भाई क्या बोला आपने। रिपीट करिए। अभी भी समझ में नहीं आया। बस एक बार आप रिपीट कर दीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सुना। मैं बोला कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ PCl5 बताइए। सर 1। 1 है,
जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है 1 है, और वहीं पे यहाँ देखा जाए तो Cl2 आ जाएगा, इसका भी 1 है तो 1 पावर देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ क्या आ जाएगा PCl5 आ जाएगा। यहाँ भी सबका 1 है कि नहीं, सॉरी ये PCl3 है, PCl5 नहीं है। क्या है ये PCl3 और ये PCl, तो ऐसे हम केसी लिखते हैं। अब ये मोलारिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रखा है कि मोलारिटी कैसे निकालते हैं, तो उसके हेल्प से मोलारिटी निकाल के हम इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे और इजिली निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अब बता, जस्ट सपोज केपी निकालना हो, केपी यानी प्रेशर के टर्म में। अब देखिए इसमें भी वही चीज करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखेंगे दो चीजें हैं, यानी अब PCl3 को केसी में हमने इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर लिखा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर के टर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा PCl3, इससे पता चल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 है तो ये लिख दूंगा, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। जस्ट एज सिंपल एज दैट। समझ में आई बात? यस सर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिख के दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए कि ये हो कैसे रहा है। केसी लिखना है इसका, तो केसी सीधे प्रोडक्ट साइड जाइए, NH3 दिखा आपको, NH3 लगाइए। अब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो सीधे स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे आएंगे रिएक्टेंट में, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। H2 में H2 लिख देंगे, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो पावर में 3 आ जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पे केपी, केपी की जब बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा P, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3, और पार्शियल प्रेशर का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा PN2, ठीक है, इसमें तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, और यहाँ आ जाएगा H2 और इसका स्टोइशियोमेट्रिक तो क्यूब कर देंगे। तो ऐसे हम लिखते हैं P, KP और KC। ठीक है। यस एक बात सर। और ध्यान में रखिएगा कि प्योर सॉलिड हो, ठीक है, इसका जो एक्टिव मास होता है, एक्टिव मास अब क्या होता है, तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, यही होता है आपका एक्टिव मास। क्या होता है? यही होता है आपका एक्टिव मास। तो प्योर सॉलिड हो या फिर प्योर लिक्विड हो, इसका जो एक्टिव मास होता है बेसिकली, ठीक है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो उसको नहीं लिखते हम लोग, क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं केपी लिखने जाऊं ना, तो देखिए केपी लिखने जाऊंगा, सॉरी पहले केसी लिखते हैं, केसी लिखेंगे तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये किस स्टेट में है? सॉलिड। सॉलिड स्टेट में है तो छोड़ देंगे। ये गैस है तो गैस में लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा CO2। अब देखिए नीचे जब आइएगा तो ये भी सॉलिड में है कि नहीं, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी लाइक दिस ओनली। समझ में आई बात? यस सर। अब सर यहाँ पे हाँ, जो आपने वो एक्टिव मास बताया था वो हमारा सॉलिड, उसको सॉलिड को एक्टिव मास करेंगे। नहीं नहीं, एक्टिव मास तो सबका है, गैस लिक्विड सॉलिड एक्वा सबका, लेकिन एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का वैल्यू 1 आ जाता है, इसलिए उसको लेते नहीं है। एक्टिव मास मोलारिटी को बोला है, मोलारिटी कह लीजिए, जो ये है, ये भी एक्टिव मास है NH3 का, तो मोलारिटी है बेसिकली। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे केपी लिखिएगा तो प्रेशर होता है, क्या सॉलिड में प्रेशर होता है? सॉलिड स्टेट में प्रेशर क्या होता है, और वो तो सॉलिड ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है ना, होता है कि नहीं? यस सर। और लिक्विड भी कंप्रेस्ड होता है, तो ये सब देखिए सॉलिड का तो लिखना ही नहीं, नहीं सॉलिड का लिखना है, तो अपने को क्या आ जाएगा, अपने को आंसर जो आएगा वो देखिए केपी लिखना है तो पी लिखिए, और इसका किसका पार्शियल प्रेशर, गैस एक ही दिखा CO2, आंसर इज दिस। समझ में आई बात? यस। अब देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे आप देखने चलेंगे तो यहाँ पे केसी लिखने चलता हूँ, केसी आप इसका खुद ही लिख के बताइए, बहुत बता दिया मैंने। H2 तो लिक्विड दोनों दोनों लिख लीजिए, मैं लिखूंगा उसके बाद देख के बता दीजिएगा सही है या नहीं। चलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले केसी लिखूंगा तो केसी आ जाएगा आपके पास CH3 COOH,
इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर तो 1 ही होगा, इनटू C2H5OH अपॉन में आ जाएगा CH3COOC2H5। क्या KP ये आया, KC ये आया है क्या? H2O नहीं लिया आपने प्रोडक्ट नीचे, यहाँ आपने H2O लिया कि नहीं? हाँ, प्योर लिक्विड है, इसको नहीं लेंगे, 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो KP ये आ जाएगा, KC ये आ जाएगा। अब KP क्या होगा, KP क्या होगा इसका, आपने लिखा है कुछ? सर केपी नहीं आ रहा। KP नहीं आया? सर केपी समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। KP में क्या करना है, अगर मान लीजिए पिछले वाले सवाल में जैसे ही जो ये रहेगा ना, वैसे ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके जगह क्या लिखना है, P लिख देना है, P के जगह P और CO2 लिख देना है इसी के जगह। बात समझ रही हैं आप? यस सर। लेकिन यहाँ पे KP इज नॉट डिफाइंड होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। KP इज नॉट डिफाइंड। KP जो होता है ना, वो बस गैसियस स्टेट के लिए होता है, ठीक है? किसके लिए होता है? गैसियस स्टेट के लिए वैलिड होता है, चूंकि एक्वस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। इस वजह से नहीं होता, तो यहाँ पे KP डिफाइंड नहीं होता। KP बहुत आसान है, मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका KP करके दिखाइए। यस सर। PHI फिर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन H2। रुक जाइए, मैं इसको बता देता हूँ, उससे मिक्स कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सॉरी मिक्स नहीं कर लीजिएगा। तो सिंपल यहाँ पे अगर मान लीजिए KP लिखने जाता हूँ मैं, तो सीधे सीधे PHH2 इंटू PI2, इससे पता चल जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ H की बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की बात कर रहे हैं, फिर PHI पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। ये आया क्या? ये सब बस मैंने ऊपर से नीचे कर दिया। प्रोडक्ट का पहले लिखते हैं। ऐसे तो ये यार हो गया? सब। यहाँ तक आ गया, बहुत गुड, वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ मैं, और इसका जरा लिख के दिखाइए, Fe+3 इक्वल्स +3OH माइनस KP और KC दोनों ही लिखना है आपको। ये हो गया FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस। सर केपी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि सॉलिड है। कि हाँ, KP तो डिफाइन ही नहीं है, KP और जो होगा आपका डिफाइन नहीं होगा। और KC जो होगा, देखिए ये तो सॉलिड हो गया, तो इसके जगह 1 आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Fe+3 इंटू, और यहाँ आ जाएगा OH माइनस का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा KC। राइट? यस सर। चलिए
अब देखिए टॉपिक डालिएगा आप, यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। देखिए यूनिट ऑफ केसी एंड केपी की जब बात करते हैं हम लोग, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि ये केपी और केसी क्या है यूनिट। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यूनिट ऑफ केसी की इधर बात कर लेंगे और यूनिट ऑफ केपी की इधर बात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे तो एक चीज पता है, मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर होगा कि नहीं, और इसका जो पावर है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पावर जो है वो तो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो पावर जो है वो क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट का पावर है, ठीक है, डेल्टा एनजी जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसको मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ आपके सामने। अगर मान लीजिए अपने पास क्या है, N2 प्लस 3H2 विल गिव 2NH3। तो यहाँ पे आप मुझे डेल्टा एनजी बता सकती है, हाँ या ना, डेल्टा एनजी का वैल्यू बता सकती हैं आप। हमने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे डेल्टा एनजी पे, डेल्टा एनजी बता सकती हैं, यस और नो? एक मिनट सर, 2 टू होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। -2। क्या होगा, -2। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपने सीधा बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाला देखेंगे, 2 है और माइनस में क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो बेसिकली ये -2 हो जाएगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे मोल पर लीटर टू द पावर -2, तो जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मोल का पावर -2 और लीटर का पावर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, ये यूनिट होगा या नहीं, यस और नो, है ना? अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। Kc इज इक्वल टू आपका एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा NH3 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे जो आएगा N2, और यहाँ जो आएगा H2 का होल क्यूब आएगा। चूंकि यूनिट की बात कर रहे हैं तो वैल्यू से तो हमें कोई मतलब नहीं है, जहां वैल्यू है वहां यूनिट लिखते जाऊंगा मैं। बात समझ रही हैं आप? आपकी आवाज स्लो होने लगी। यस सर। अब देखिए NH3 का स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर है यहाँ पे, अपॉन में क्या है, यहाँ पे मोल पर लीटर है जिसका पावर 1 है, और यहाँ पे क्या आपका मोल पर लीटर का पावर 3 है। तो बस इसे सॉल्व करना आपको, मोल स्क्वायर यस सर। इतना, और ये क्या आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये मोल पर लीटर, और यहाँ क्या हो जाएगा, मोल क्यूब एल का पावर -3। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 और ये 3, तो ये दोनों कंबाइन होके 4 हो जाएगा। यस एक एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर बी विल बी एक्स का सर। पावर ए प्लस बी, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा कि नहीं, यस सर। माइनस में चला जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल का पावर -2 ओवरऑल लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नीचे का प्लस हो गया, ऊपर का +2 है, ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस होगा, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे लीटर का पावर -1, ये देखिए दोनों कंबाइन होके ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और -2 + 4 कितना होगा, तो ये यूनिट आया कि नहीं। तो कभी भी यूनिट निकालने को देना किसी भी रिएक्शन में आपको, केसी या केपी का, तो आपको क्या करना है कि सिंपल मोल पर लीटर लिखना है अगर केसी का, और डेल्टा एन का वैल्यू आप रिएक्शन देख के निकाल सकते हैं। ओनली गैसियस प्रोडक्ट को लेते हैं, ओनली गैसियस प्रोडक्ट को, ना ही लिक्विड को, ना ही एक्वस को, ना ही सॉलिड को। और इन द सेम वे यूनिट ऑफ केपी की जब हम लोग बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ केपी भी इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है, एटीएम होगा या बार होगा, जो भी दे रखा है, एटीएम जनरली, और डेल्टा एनजी हो जाएगा, डेल्टा एनजी का वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा सिंपल। और यहाँ पे भी डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। बेसिकली इसमें तो गैसियस प्रोडक्ट ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है,
कि चूंकि हम बस सॉलिड और लिक्विड नहीं लेते, लेकिन अपना क्या लेते हैं, जो भी हम कंसिडर करते हैं, एक्वस हो, गैस हो, उन सबको लेते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। यूनिट ऑफ केपी है उसमें जो डेल्टा एन जी प्लस एन पी हाँ, वो है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। बताइए। यही। स्लाइड नीचे कर लीजिए। स्लाइड चेंज करो, Yes, मैं इसको सही कर देता हूँ। yes. ओके, थैंक यू। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बेसिकली रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा। अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, ये इम्पोर्टेंट। ए प्लस यहाँ पे क्या दे दिया, बी बी दे दिया, विल गिव सी सी प्लस डी डी। बाई डिफॉल्ट ये सारे के सारे क्या है, गैसियस स्टेट में। तो अगर मैं यहाँ पे के सी लिखता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए, सी का पावर सी इंटू डी का पावर डी अपॉन में ए का पावर ए और बी का पावर बी होगा कि नहीं, यही होगा ना। इन द सेम वे अगर मैं के पी लिखता हूँ, तो ये क्या आएगा, अगर मैं के पी लिखता हूँ तो पी ऑफ सी का पावर सी, पी ऑफ मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, और यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। ये बात समझ में आया। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी होता है, सारे के सारे गैस हैं, ये बात ध्यान में रखना है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी इंटू आर टी होता है। हो जाएगा कि नहीं, इसी को मॉडिफाई कर दिया हूँ और कुछ थोड़ी किया हूँ। बात समझ रही हैं आप। Yes, sir. तो ये आर और ये सॉरी, नीचे क्या है, वॉल्यूम है, ऊपर क्या है, मोल है। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं कि नहीं, मोलारिटी कहते हैं कि नहीं, Yes, यस sir. और नो। इस Yes, वाले yes. टर्म को नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलारिटी होता है जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे मोलारिटी को सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, सी आर टी हो जाएगा कि नहीं। जिससे पता चल गया कि जो पी है, प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, Yes, sir. यानी इस कॉन्सेंट्रेशन के जगह, ठीक है, या यूं कह लीजिए इस प्रेशर के जगह मैं डायरेक्ट ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो टर्म आ रहा है वो लिख सकता हूँ। लाइक अगर आपको देखा जाए तो यहाँ गैस में, यहाँ इस कंटेनर में जो रिएक्शन है उसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे अगर हर एक गैस पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए आर टी होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी आर टी हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी डी इंटू आर टी हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ये समझ में आया। Yes, sir.
अब सिंपल है, पीसी के जगह ये CART लिखने वाला हूँ, PD के जगह ये सारी चीजें लिखने वाला हूँ, तो बेसिकली हम KP के टर्म में मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। KP में जहाँ P कैसे लिखा हुआ था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, C का पावर C, और यहाँ लिखा था PD का पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, और ये PA का पावर A, और ये PB का पावर B। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाइए। पीसी का वैल्यू क्या आ गया था, पीसी का वैल्यू जो आया था CCRT का पावर, तो ये C ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया था CD। वेट अ मिनट, ये पूरा CCPC लिखा हूँ क्या मैं? अच्छा हाँ, लिखा तो हूँ। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ किया, गड़बड़ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन जो है मैं यहाँ पे PA इज इक्वल टू CA CRT, एक मिनट रुक जाइएगा, क्या लिख दूं मैं, PA लिख रहा हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, CART लिखा हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A हो गया, B हो गया, C कहाँ है, ओके, C नहीं लिखा था, तो PC इज इक्वल टू CCRT लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं? Yes. आलिया, आपकी आवाज नहीं आई। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, अपने को क्या करना है, बस वैल्यू रखना है। अब देखिए C का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, PC का वैल्यू क्या है, CCRT है, और इसका पावर C लेना है, तो मैंने ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या ले लूंगा, PD के जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू R इंटू T का पावर D ले लूंगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का वैल्यू जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी इंटू का पावर ए हो जाएगा। इन द सेम वे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इंटू आर इंटू टी इंटू पावर बी हो जाएगा। यस और नो? कहीं भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। आलिया, Yes, sir. Okay. म्यूट कर देती हैं पहले, बोलने से पहले। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये CC है। अब हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C जो है, KC के टर्म में हमने बस C ले लिया है, तो यहाँ पे देखिए बस ये है, ऐसे लिख दूंगा C का पावर C, और यहाँ पे RT का पावर C लिख दिया। ठीक है, इसको एक साथ रख दिया या मल्टीप्लाई में कर दीजिए, और यहाँ पे ले लिया CD का जो कॉन्सेंट्रेशन है D है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे लिख लेते हैं D, और यहाँ क्या D तो ट्राइंगल बन जाता है मेरा इसमें। यहाँ क्या हो गया, D हो गया, और ये D का पावर B, RT का पावर B हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे CA है, तो यहाँ पे A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A है, और RT का पावर A, और इसका भी A। इन द सेम वे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, CB कॉन्सेंट्रेशन B, और यहाँ B का पावर B, और RT ऐसे लिख देंगे पावर B। अब यहाँ खुद ही देख लीजिए आप, यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये RT का पावर B है, ये RT का पावर C है, ये RT का पावर A है, ये RT का पावर B है, तो ये RT सेम है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए C का पावर C अलग कर दिया, D का पावर D अलग कर दिया, अपॉन में ये लिख दिया मैंने A का पावर A, और यहाँ पे लिख दिया मैंने B का पावर B। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT का पावर ऊपर में जो है C प्लस D हो जाएगा, और नीचे में RT का पावर A प्लस B हो जाएगा कि नहीं आ लिया। अब सिंपल KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, C का पावर C, D का पावर D, अपॉन में आ जाएगा आपके पास A का पावर A, और B का पावर B, और ये हो जाएगा RT का पावर C प्लस D, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो सिंपल, तो हम सीधे सीधे इसका वैल्यू डेल्टा NG लिख देंगे। क्या लिख देंगे, KP इज इक्वल टू C का पावर C। अगर देखा जाए, मैं यहीं पे इसी स्टेप में कर दूं, ये जो वैल्यू है आपको अगर याद हो तो ये KC का है, तो हम सीधे सीधे एक रिलेशन लिख देंगे, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू द पावर। इस वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल टू KC। बहुत आसान है, ऊपर करो, इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। यहाँ पे कर दिया मैंने एकदम स्टार्टिंग में।
आवाज स्लो आने लगी। थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके, यहाँ तक। यस सर, यस सर। हो जाए तो बताइएगा। डन। डन सर। वेरी गुड। तो ऐसे केपी और केसी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, जिससे हमें काफी कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि केपी केसी का रिलेशन क्या है। कभी कभी केपी और केसी गिवन होगा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। अब ये डेल्टा एन जी का वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि केपी और केपी केसी में क्या रिलेशन है। एज फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से केस वन ले लीजिए। अब केस वन में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होता है यानी पॉजिटिव होता है। जब डेल्टा एन जी क्या होगा आपका, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होता है। अब इस केस में क्या होता है बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एक रिएक्शन लेंगे PCl5 जिसको हमने किया हीट, और एक कंटेनर में रखा हमने जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट होगा अलियस, PCl3 गैसेस स्टेट प्लस Cl2, सारे के सारे गैसेस स्टेट में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने जहाँ जहाँ नहीं लिख रहा हूँ वहां बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालिएगा तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसका कितना है, 1 है, और इसका क्या है, 2 है। तो 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यस सर। पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केपी सिंपल, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी आर टी रेज टू द पावर 1 आ गया कि नहीं। तो जब यहाँ पे 1 आ गया तो यानी केपी का जो वैल्यू है केसी से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, दैट मीन्स केपी ग्रेटर देन केसी होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि जब डेल्टा एन जी वेन डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, जब पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो केपी केसी से बड़ा होगा, इसे लिख लीजिए।
डन सर। अब देखिए केस 2 ले लें। अब केस 2 केस 2 ले लेंगे तो यहाँ पे अपने पास केस 2 में क्या हो जाएगा कि इसमें कंसीडर कर लेते हैं डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जब जीरो होगा तो क्या होगा। जस्ट सपोज अपने पास क्या है कि H2 प्लस H2 गैसियस स्टेट प्लस I2 गैसियस स्टेट में है, जो कि हमें क्या दे रहा है 2HI दे रहा है। क्या दे रहा है 2HI गैसियस स्टेट में दे रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालिएगा तो प्रोडक्ट का कितना है, यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ क्या है 2 है और -1 + 1 विच मीन्स 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc, मैं बस प्रूफ कर रहा हूँ साथ साथ में RT रेज टू द पावर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 आ गया। तो किसी भी चीज का पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो Kp इज इक्वल टू Kc आ गया कि नहीं। इन द सेम वे एक और देख लीजिए केस 3, जब डेल्टा एन जी जो है ना लेस देन जीरो। केस 3 जब डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, दैट मीन्स एक एग्जांपल ले लेते हैं हम N2 सारे के सारे गैसेस स्टेट में 3H2 से कंबाइन होकर अमोनिया बनाता है 2NH3। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एन जी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था उसमें क्या आया था -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा एन जी दैट मीन्स -2। और यहाँ पे आप देखेंगे कि Kp इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ Kc अपॉन RT का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि Kp कब मिल रहा है जब Kc को डिवाइड कर रहे हैं RT रेज टू द पावर स्क्वायर से, दैट मीन्स कि छोटा हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे Kp जो होगा लेस देन Kc हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अपने को अगर लिखना हो ठीक है केसेस, तो डेल्टा एन जी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपका Kp जो होगा वो ग्रेटर देन Kc होगा। ठीक है। और अगर आपका डेल्टा एन जी इक्वल्स टू जीरो हो गया दैट मीन्स Kp इज इक्वल टू Kc हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। यस और सर। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो हो गया आपका तो Kp जो है वो लेस देन Kc। सिंपल। डन। यस सर। ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब बात करते हैं हम लोग ठीक है, तो पहला आ जाता है आपको द वैल्यू ऑफ Kc। रुक जाइए, यही लिखना है जो लिखा था, द वैल्यू ऑफ Kc gives an idea of extent of reaction। extent of reaction हमें पता चल जाता है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। और बेसिकली ये पता कैसे कर चलता है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना जल्दी उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, जितना ज्यादा होगा मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, मोर प्रोडक्ट्स विल बी formed and reaction will be faster। अगर आपका Kc इज इक्वल टू 1 आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आ लिया क्या है कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। Kc का मतलब क्या होता है जो भी प्रोडक्ट है
ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट है अपॉन में रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है उसका पावर टू द टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और केसी का वैल्यू कब 1 आएगा, जब ये दोनों के दोनों या 4 हो 10 जितने भी है सारे के सारे बराबर हो, तभी तो कैंसिल होके 1 आएगा। यस सर। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी लिया गया केसी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस implies के concentration of P is equal to concentration of R, or you can say that active mass of P is equal to active mass of reactant. It means, इसका मतलब क्या होता है, it means the reaction in which दोनों का concentration बराबर हो जाता है, in which the concentration of the reactant and product are comparable when system is in equilibrium, when system is in इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली होता क्या है, इसके लिए अगर ग्राफ से जाए तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट सपोज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम है, ध्यान दीजिए। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया है कि पहले क्या होगा कि इसके पास रिएक्टेंट होगा, जब रिएक्शन शुरू होगा तो ये धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा, और उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा, और जब ये डिक्रीज करना शुरू होगा तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू होगा, और धीरे धीरे ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसी टाइम की बात कर रहा है कि equilibrium अचीव करता है at that time when the concentration of reactant and product are equal and constant। equilibrium तो तभी अचीव करेगा जब कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट के साथ इस केस में इक्वल भी हो जाता है। बहुत आसान है। डन सर। हो गया, ठीक। एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे अब अपने पास जो दूसरा केस आ जाएगा, ए तो हमने कर लिया। अगर केसी ग्रेटर देन 1 हो, हमें पता है कि केसी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और ग्रेटर देन कब 1 आएगा, जब न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा। सॉरी, जो डेनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा न्यूमरेटर से, तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट। बात समझ रही हैं आप? केसी इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट का है अपॉन जो भी रिएक्टेंट का है, और ये कब ग्रेटर देन 1 होगा, जब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए, प्रोडक्ट बड़ा होगा और रिएक्टेंट छोटा होगा, दैट दैट मीन्स कि प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज हो गया है कि नहीं, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज है कि नहीं, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा है कि नहीं। यस सर। बस यही सब लिखना है, छोटी छोटी बातें। इट मीन्स द रिएक्शन that proceeds
nearly to completion. And only negligible amount of reactant are left. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ जो ग्राफ आएगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तीनों ग्राफ बना चुका हूँ पहले ही, जिसका रिएक्शन दिया था आपने। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट का कम है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ये हो जाए तो बताइए। Done, sir. वेरी गुड। अब हम केस 3 ले लेंगे, जैसे इक्वल ले लिया, ग्रेटर देन ले लिया। अब सी वाला ले लीजिए, इफ के सी लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिएक्टेंट होगा वो ग्रेटर देन प्रोडक्ट होगा, तभी तो पॉसिबल है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, बहुत ही कम बढ़ेगा, नेग्लिजिबल। द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जो थर्ड वाला था ना आपका, बेसिकली थर्ड वाले ग्राफ कैसा था, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ये क्या आपका रिएक्टेंट है, ये ऐसे जाएगा, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा बस। ठीक है, याद है। तो ये यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे और भी लिख सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज्ड एट इक्विलिब्रियम स्टेज। सिंपल है बहुत। अब कुछ चीजें हैं केसी और केपी के बारे में, स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में, उसे समझिएगा, लिखते जाइएगा, हो जाएगा। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, एक चीज और लिख लीजिएगा, कंक्लूजन। अगर केसी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट घटता है। क्योंकि आपने देखा केसी जब लेस देन 1 हुआ तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ही कम प्रोडक्ट बन रहा है, दैट मीन्स रिएक्टेंट में रहना चाहता है, तो स्टेबिलिटी जो होता है रिएक्टेंट का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख दूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी लिख दूंगा। एक मिनट रुक जाइए, साथ में लिखते जाइए। Yes, sir. चलिए,
तो ये बहुत ही आसान है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और वहीं पे प्रोडक्ट की बात करें तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केसी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है। तो एक सवाल दे देता हूँ, ए से बी में जा रहा है, सी से डी में जा रहा है, ई से एफ में जा रहा है। यहाँ पे के सी का वैल्यू दे रखा है 10, यहाँ पे के सी का वैल्यू दे रखा है 10⁻3, यहाँ पे के सी का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻3। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट आपको करना। हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी करना है। कर सकती हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर केसी का वैल्यू छोटा है दैट मीन्स ये आगे तो बढ़ेगा नहीं, इधर ही रहना चाहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी है ना। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हो जाएगा इसके लिए, ए देन सी, और उसके बाद ई हो जाएगा कि नहीं। वहीं पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा यानी एफ हो जाएगा, देन डी हो जाएगा, और उसके बाद कौन होगा, बी होगा। बात समझ रही हैं आप। चलिए, यस सर करिए। हो गया, एक मिनट रुक जाइए। बस हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तक कर लिए, तो इसके बाद और आसान हो जाएगा। स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन एक और लिखते हैं। कहाँ गया? प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल इन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल इन ए का देख लीजिए N2+3H2 विल गिव 2NH3। यहाँ पे दे रखा है K1 का वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻⁻²। बी का देख लीजिए N2+O2 will give 2NO। K2 is equal to 200। C देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, H2+I2 will give 2HI। K3 का वैल्यू 294। और D देख लीजिए XeO प्लस हाफ O2 प्लस F2 will give XeO2F2। K4 का वैल्यू दे रखा है आपका 1.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। कौन सा होगा आंसर, कौन सा। एक मिनट। प्रोडक्ट बताना है आपको कौन सा ज्यादा होगा।
तो शायद सी। सी वाला हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग के। फैक्टर्स अफेक्टिंग के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन अफेक्ट करता है, तो इसको एक ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये कैसे अफेक्ट करता है इसकी बात कर लेते हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 12th में एक वो पढ़िएगा आप, इक्वेशन वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ इक्वेशन। अब ये वैन हॉफ इक्वेशन क्या होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। लॉग K2, ये कांस्टेंट ही है, अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, ये होता है आपका वैन हॉफ फैक्टर का इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए डेल्टा H जो होता है उसको मैं लिख देता हूँ हीट ऑफ रिएक्शन होता है। R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 8.314 जूल होता है, 8.314, या फिर हम 25/3 भी ले लेते हैं, जूल पर मोल पर कैलविन, पर मोल पर कैलविन, या फिर 2 कैलोरी पर मोल पर कैलविन भी ले लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलविन। ठीक है, अब देखिए ये कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर आपका एंडो प्रोसेस होगा, एंडो का मतलब क्या हो जाता है, एंडो का मतलब यही होता है ना कि डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, याद है कि नहीं। और एक्सो का मतलब, एक्सो थर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एंडो और एक्सो देख लिया आपने। अब यहाँ पे एंडो में ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर T1 लेस देन T2 होगा, यानी T2 ग्रेटर हुआ अगर, तो यहाँ पे K1 जो होगा लेस देन K2 हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा इंक्रीज करेगा। और इसके उल्टा जो होता है आपका एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ एक्सो यहाँ एक्सोथर्मिक के लिए देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके उल्टा होता है एक्सोथर्मिक का। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, T1 लेस देन T2 लेंगे तो K2 जो होगा वो लेस देन K1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K2 ग्रेटर था और यहाँ पे K1 ग्रेटर हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कैल्विन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करके देखते जाइए, ये खुद ही आ जाएगा आपका कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया आपने, ठीक है, एंडो में क्या होगा कि अगर इसको आपने ग्रेटर ले लिया, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में चला जाएगा और ओवरऑल वैल्यू फिर ये हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली चेक करिएगा, सब पता चलेगा। हो जाएगा। यस लिख लिया आपने? यस चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस। अब देखिए दूसरा आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो केस 1 होता है आपका, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है। किस में जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। जैसे सपोज एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो गया कि आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो गिवन है आपका K1। क्या गिवन है, K1 गिवन है। तो अगर इस रिएक्शन को इनवर्स कर देते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएगा, तो इस वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा पिछले वाले का, जो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसको रिवर्स करके बनाया है, उसका इनवर्स हो जाएगा।
बात समझ में आया? इस वाले रिएक्शन का मान लीजिए K2 आ गया अपने पास, तो ये जो K2 होगा वो पिछले वाले रिएक्शन का इनवर्स कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब केस 2 देख लीजिए इसका, बहुत ही आसान है। कि जस्ट सपोज कि कोई रिएक्शन दे रखा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है। अब इस रिएक्शन में मैंने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे वो 1/2 हो या 3 हो या 4 हो या 1/5 हो, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आपको पता है कि इसका कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। तो इसका जब निकालने जाइएगा आप, तो K2 जो होगा बेसिकली वो K1 रेज टू द पावर, जितने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए रहिएगा वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 था, तो इस रिएक्शन का 1/2 हो जाएगा। जैसे सपोज इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 था और इसमें आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या होगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। केस 3 में देखिए बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए दो रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, दो रिएक्शन है। तो ये रिएक्टेंट से बेसिकली किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। और यहाँ पे एस जो है वो भी किस में जा रहा है, टी में जा रहा है। और इसका रिएक्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन है और इसका K2 गिवन है। और एक थर्ड इक्वेशन जो निकाल रहे हैं हम, इन दोनों के हेल्प से निकाल रहे हैं, एडिशन वगैरह करके निकाल रहे हैं। तो ये क्या दे देगा, R प्लस एस विल गिव P प्लस टी। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, वो ऐसे निकलेगा, जिन जिन इक्वेशंस को ऐड किए हैं उन उन इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। तो लिख लीजिए इसे। हो जाए तो बताइएगा। यस सर। चलिए, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आलिया यहीं से। ठीक है, इस पे एप्लीकेशन करिएगा। ओके। ओके।